डियर स्टडी सेंटर में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 के विज्ञान सब्जेक्ट का जो चल रहा था अपने सीरीज पूरी परीक्षा अध्ययन से लेकर ना, परीक्षा अध्ययन को अपन पूरा कवर कर रहे थे। तो इसमें अपन इसके 2023-24 के पेपर भी पढ़ चुके हैं और इसमें जो मॉडल पेपर दिए गए थे 4, वो मॉडल पेपर भी पढ़ चुके हैं। अब हम एक एक अध्याय को अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पहले अध्याय का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, है ना। इस प्रकार से इस चैप्टर का नाम है। सबसे पहले इस चैप्टर में जो परीक्षा अध्ययन में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं तो उनको हम समझते हैं। गेहूं, चना तथा मटर की फसल उगाने की समय अवधि है ना। गेहूं, चना, मटर की फसल उगाने की जो समय अवधि है वो क्या है? जून से सितंबर तक, अक्टूबर से मार्च तक, मार्च से मई तक, मई से अगस्त तक। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, अक्टूबर से मार्च तक। निम्न में से रबी फसल का सही युग्म है। तो रबी फसल का जो सही युग्म है ऑप्शन सी, गेहूं और चना। निम्नलिखित में से किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं? तो इसका जो सही जवाब है, खेतों को कुछ समय बिना कुछ उगाए छोड़ देना, है ना। इस प्रकार से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं। जैव खाद का उपयोग करना, कटाई करना फसल। हाँ, इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो, सॉरी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कटाई करना, कटाई करने से क्या है, पोषक तत्वों की प्राप्ति नहीं होती, इसको ध्यान रखना। जैसे उसमें बोला गया है किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते। ऐसा कौन सा काम किया जाए कि जिससे उनको पोषक तत्व प्राप्त ना हो? फसल चक्रण, कटाई करना, खेतों को कुछ समय बिना उगाए छोड़ देना, जैव खाद का उपयोग करना। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, कटाई करना, है ना। कटाई करने से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं। चौथा नंबर देखिए, बूझों ने अपने खेत में लगातार उर्वरक का उपयोग किया। कुछ वर्षों के पश्चात उसके खेत में फसल की पैदावार कम होने लगी। पहली ने उसे अपने खेत में जैव खाद का उपयोग करने की सलाह दी। जैव खाद के बारे में सही कथन है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन देख सकते हैं, जो जैव खाद होता है उसके बारे में मैंने पूछा है कि जैव खाद में क्या गुण होते थे। इससे मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। कथन ए और बी दोनों सही है, सिर्फ कथन ए सही है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, कथन ए और बी दोनों सही है। से मिट्टी की जलधारण क्षमता में भी वृद्धि होती है और जो मित्र जीवाणु होती हैं जैसे केचुआ, उनकी वृद्धि होती है। किसी जैव खाद का उपयोग करने से, जैविक खाद का उपयोग करने से। ठीक है, अगला देखिए, पहेली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है। ऐसे स्थान पर रहती है जहां पर उसको जल की आपूर्ति होती है। वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करे कि जल व्यर्थ ना होकर सीधे पौधों की जड़ों में मिले? तो इसके लिए हम जो सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र के द्वारा यदि हम खेतों की सिंचाई करते हैं तो सीधे जो है पानी पौधों की जड़ों तक पहुंचता है। ठीक, अगला देखिए, और ये प्रश्न आपके परीक्षा अध्ययन में है और ये अधिकांश क्वेश्चन आप देख सकते हैं। जैसे कि ये 2024 में ये दो विकल्प पूछे गए हैं, 23 में, ये 23 में, ये 24 में। ऐसे ही आगे भी हैं तो हम आपको बताएंगे। तो इन क्वेश्चनों को आपको जो पिछले वर्ष में आ चुके हैं उनको तो याद करना ही करना है, और जो भी इसमें वैकल्पिक क्वेश्चन दिए गए हैं, खालिस्तान विकल्प और सबके सब क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है और ध्यान से पढ़ना है उनको। ठीक, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पूला करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये कहलाती है जुताई। मिट्टी को उलटने पलटने और पूला करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? जुताई। कृषि कार्य में किस यंत्र द्वारा बुआई करने से समय और श्रम दोनों की बचत होती है? तो कौन सा वो काम है? तो ये क्या है? सीड ड्रिल। क्या है? सीड ड्रिल। सीड ड्रिल से यदि हम बुआई करते हैं, कृषि यंत्र सीड ड्रिल का उपयोग करके बुआई करते हैं तो हमें समय की भी बचत होती है और श्रम की भी बचत होती है। ठीक, और जो बीज होते हैं उनके बीच की दूरी भी निश्चित निर्धारित रहती है। ठीक, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। आठवां, फसल के साथ उगे अवांछित पौधों को कहते हैं। जो फसल के साथ साथ जो बेकार पौधे उगाते हैं उनको क्या बोलते हैं? खरपतवार बोलते हैं। निम्नलिखित में से खरीफ की फसल है। तो निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? ऑप्शन ए धान, गेहूं, चना, मटर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए
धान, है ना। ये गेहूं रबी की फसल है, चना रबी की फसल है, मटर भी रबी की फसल, तो क्या है केवल धान इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 10वां क्वेश्चन में ये 3 चित्र बने हुए हैं, इन चित्रों को ध्यान से समझना है। और प्रयोग चित्र में जैसे चित्र ए है, इसमें मिट्टी भी है और गोबर की खाद है, मिट्टी है यूरिया है, इसमें केवल मिट्टी है। ए बी सी में चने अंकुरित कर लगाया गया है ना? मतलब इनमें चने को अंकुरित करने के लिए इन तीनों में रख दिए गए हैं चने। अब पूछा गया है बताइए किस गमले के पौधे का चना अधिक स्वास्थ्यवर्धक होगा। कौन सा पौधा, जैसे इससे एक पौधा निकलेगा चने का, इससे भी पौधा निकलेगा चने का, इससे भी पौधा निकलेगा चने का, लेकिन जो इन प्रत्येक पौधे से जो बीज बनेगा वो व्यक्ति जब खाता है तो वो कौन सा बीज ऐसा होगा जिससे अपन को हानि नहीं पहुंचाएगी, मतलब वो स्वास्थ्यवर्धक होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा मिट्टी और गोबर की खाद वाला। यदि इस प्रकार की अपन यूज़ करते हैं तो उसमें जो है स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें होती हैं, है ना, पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा रहती है। उसमें यूरिया का यूज़ कर देते हैं इसलिए उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, और केवल मिट्टी है तो भी पोषक तत्वों की कमी रहती है। तो गोबर की खाद का यूज़ ज़रूर करना चाहिए खेतों में। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गमला। इसके बाद खाली स्थान पूछे गए हैं इसमें। बूझों द्वारा अपने असमतल खेत में सिंचाई के लिए खाली स्थान उपयोग किया जाता है। जो असमतल क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में जो सिंचाई करने का जो बेस्ट तरीका है वो क्या है, छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र के माध्यम से हम आराम से उस क्षेत्र की सिंचाई कर सकते हैं। जून से सितंबर माह तक खालिस्तान फसल बोई जाती है। तो कौन सी फसल की बुआई की जाती है, तो इसका जो सही जवाब है वो खरीफ की फसल। जून से सितंबर मतलब जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, तो वो कौन सी है, खरीफ की फसल। और अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं, वो होती है रबी की फसल। एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। इसमें भरना है फसल। खाद से मिट्टी को खालिस्तान प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है, तो खाद से ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की खालिस्तान होती है। तो मिट्टी की क्या होती है, तैयारी करनी है, मिट्टी को मतलब तैयार करना सबसे पहला चरण हो जाता है। फिर इसके बाद देखिए पहेली, समुद्र तटीय क्षेत्र में रहती है उसके परिवार के सभी सदस्य खालिस्तान को मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। तो इसका जो सही जवाब है, जैसे तटीय क्षेत्र में, समुद्री क्षेत्र में रहती है तो वहाँ पर जो मुख्य आहार है वो क्या है, मछली। अगला देखिए, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर खालिस्तान लगेंगे। जो क्षतिग्रस्त बीज हैं वो जल की सतह पर हमेशा तैरने लगते हैं। बूझों ने अपने खेत में गेहूं की फसल के साथ अन्य अवांछित पौधों को भी उगते हुए देखा। इन अवांछित पौधों को हटाने के लिए बूझो खालिस्तान का उपयोग करेगा। तो इसका सही जवाब होगा खरपतवारनाशी का उपयोग कर सकता है। आगे है देखिए, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य प्रकाश एवं मिट्टी के खालिस्तान तथा खालिस्तान की आवश्यकता होती है। तो जल की आवश्यकता होती है और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इसमें भरेंगे जल और इसमें पोषक तत्व। 10वां देखिए 2,4-D एक खालिस्तान है। तो ये क्या है, खरपतवारनाशी है। ये 2024 में पूछा भी गया है। ठीक, घरों में अनाज के भंडारण में खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। तो क्या किया जाता है, नीम की पत्तियां, जो नीम की सूखी पत्तियां होती हैं उनका उपयोग किया जाता है। ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये सभी के आंसर्स भी इसमें लिखे हुए हैं। इसके बाद देखिए हम प्रश्न क्रमांक 1 की तरफ चलते हैं, जिसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2-2 नंबर में आते हैं वो पूछे गए हैं। ठीक, तो इसमें फर्स्ट पहला जो प्रश्न है फसल, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इस वर्ष के लिए। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक, प्रथम इसका जो क्वेश्चन है, फसल से आप क्या समझते हैं, फसलों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब आप सामने देख सकते हैं। फसल, सबसे पहले क्या है, हेडिंग फसल क्या है, किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधे फसल कहलाते हैं, है ना। जब किसी स्थान पर किसी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कोई एक ही किस्म के पौधे उगाए जाते हैं तो वहाँ के जो फसल, उसे क्या कहेंगे, फसल, है ना, सीधी सीधी बात है।
कि किसी स्थान पर या किसी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जब एक ही किस्म के पौधे उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। फसल को का वर्गीकरण मुख्य रूप से आपको क्लास 8th में 2 ही वर्गों में पढ़ना है। आगे क्लास में पढ़ोगे तो आपको 3 वर्ग मिलेंगे। तो फसल को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है खरीफ की फसल और दूसरा रबी की फसल। खरीफ की फसल जून से सितंबर के माह में बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। और रबी की जो फसल है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो देखिए जो खरीफ की फसल है उसमें क्या है, इसमें धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि फसलें आती हैं। इनकी आप डेफिनेशन लिखना चाहो यदि कि खरीफ की फसल क्या है तो वे फसलें जो जून जुलाई में बोई जाती हैं तो सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं, वो क्या बोलेंगे खरीफ की फसल। और वे फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं रबी की फसलें कहलाती हैं। ये इनके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। इनमें गेहूँ, चना, है ना, सरसों, अलसी एवं दालें इत्यादि फसल आती हैं। ठीक, आगे की तरफ चलते हैं तो इसमें देख सकते हैं आप दूसरा प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित फसलों में से रबी तथा खरीफ की फसलों को छांटिए। है ना, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है धान, चना, मक्का, सोयाबीन, मटर, मूंगफली। तो रबी की जो फसल है वो कौन कौन सी है, देखिए रबी की फसल इसमें चना हो जाएगा और मटर हो जाएगा। चना और क्या है मटर, ये देख सकते हैं आप रबी की फसल है। बाकी जो बची धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली ये क्या है सब खरीफ की फसलें हैं। ठीक, आगे चलते हैं। बाजरे की फसल के लिए गर्म, ये देखिए पहला और दूसरा क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ लेना है, पहला और दूसरा प्रश्न। दूसरा अगला देखते हैं, बाजरे की फसल के लिए गर्म एवं आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है। यह किस प्रकार की फसल है व इसको उगाने के लिए उपयुक्त महीने कौन से हो सकते हैं। बाजरे की फसल है उसको गर्म एवं आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है। इस फसल को हम जब उगाते हैं तो कौन से महीने में हमें इसे उगाना चाहिए, ये पूछा गया प्रश्न। तो देखिए बाजरा खरीफ की फसल है। किसकी फसल है, खरीफ की फसल। जब खरीफ की फसल है तो इसे उगाने के लिए उपयुक्त महीना क्या है, जून से सितंबर माह। जून से सितंबर माह के बीच में बाजरे को लगाना चाहिए। धान को वर्षा ऋतु में क्यों उगाते हैं, ये देखिए आया हुआ प्रश्न है 2024 में। धान को वर्षा ऋतु में क्यों उगाते हैं। धान को उगाने के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। धान को उगाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। इस प्रकार से हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीवों को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है। मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीव मिट्टी को पलट कर, है ना, उलट पलट कर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं, इसलिए इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न का जवाब लिखा हुआ है कि जो मिट्टी में रहने वाले केंचुए हैं और सूक्ष्म जीव हैं ये क्या करते हैं, मिट्टी को उलट पलट कर उसको पोला बनाते हैं, है ना, और ह्यूमस का निर्माण करते हैं, इसीलिए इन्हें किसानों का मित्र कहा जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न अगला है, भारत देश में फसलों की कटाई के समय कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं। कोई 2 पर्वों के नाम लिखिए। जब फसल की कटाई होती है तो उस समय भारत में कई सारे पर्व मनाए जाते हैं, कई उत्सव मनाए जाते हैं। उनमें से किन्हीं 2 के बारे में आपको लिख देना है। देखिए यहाँ पर लिखा है, भारत के विभिन्न भागों में फसलों की कटाई के साथ या कटाई के समय मनाए जाने वाले प्रमुख पर्व जैसे पोंगल, है ना, वैशाखी, दिवाली, नवान्या और बिहू। इस प्रकार से ये क्या है, विभिन्न उत्सव हैं जो कि भारत देश में कटाई के समय, जब फसल की कटाई होती है उस समय मनाते हैं, है ना, लोग बाग। आगे देखिए, भंडारण से पहले दानों अर्थात बीज जो होते हैं को धूप में क्यों सुखाया जाता है। भंडारण से पहले बीज या दानों को धूप में सुखाने से उनकी अतिरिक्त नमी में कमी आ जाती है।
जो जैसे ही फसल कटती है खेतों से, तो यदि हम उसको सीधा अपने भंडारण कर देंगे, यदि उसका सीधा भंडारण कर दिया जाएगा तो उसमें कुछ समय बाद नमी होने के कारण उसमें कीड़े लग जाते हैं। कीड़े बदले तो सीधे सीधे बोलें तो उसमें पाई हो जाती है ना। परिणाम स्वरूप वह कीट पीड़कों या जीवाणुओं एवं कवकों से सुरक्षित हो जाते हैं। क्यों? इसलिए धूप से उनको क्या करते हैं हम, धूप में जैसी फसल कट के लाते हैं कुछ दिनों के लिए उसको धूप में सुखा लेते हैं, ताकि जो कीट पीड़क मतलब जो जीवाणु हैं, सूक्ष्म जीव और जो कवक हैं, वो उनसे सुरक्षित हो पाए हमारी जो फसल है। क्योंकि जब ये जीवाणु कब जन्म लेते हैं, जहाँ पर नमी की मात्रा पर्याप्त होती है ना, तो उस नमी में ये जन्म ले लेते हैं। जैसे फफूंद हो गया, कवक हो गया, ये कहाँ नमी वाले स्थान पर ज़्यादा आते हैं, तो जल्दी से क्या हो जाते हैं। तो आपको यही याद कर लेना है कि भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाने से उनकी अतिरिक्त नमी में कमी आ जाती है। परिणाम स्वरूप वह कीट पीड़कों, जीवाणुओं एवं कवकों से सुरक्षित हो जाते हैं। इसलिए हम फसलों को भंडारण करने से पहले क्या करते हैं, उनको सुखाते हैं। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित बॉक्सों को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गेहूं की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। तो देखिए, ये उल्टे सीधे दिए गए हैं, उनको सीधे सीधे क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जब भी हम कोई फसल उगाते हैं तो सबसे पहले क्या काम होता है, पहला चरण मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार करने के बाद क्या करते हैं, बुआई करते हैं, फिर उसको खाद एवं उर्वरक देते हैं। तो ये उल्टे सीधे लिखे हुए, इनको सीधे सीधे लिखना है। फिर खाद देने के बाद, मिट्टी को खाद उर्वरक देने के बाद क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। सिंचाई करने के बाद जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, फसल थोड़ी बड़ी हो जाती है थोड़ी थोड़ी, तो उसमें खरपतवार भी आ जाती है। तो खरपतवार से क्या करते हैं, सुरक्षा, है ना, खरपतवार नाशी का यूज़ करते हैं, और कुछ लोग निंदाई के द्वारा भी खरपतवार को निकाल देते हैं। फिर इसके बाद अंत में जब फसल पक जाती तो उसकी कटाई की जाती है। कटाई के बाद हम उसको सुखाकर उसका भंडारण कर लेते हैं। इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है ये प्रश्न। तो ये वाला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ना है ध्यान से। देखिए, ये 2024 में पूछा गया था कि भंडारण से पहले दानों या बीज को धूप में क्यों सुखाया जाता है। खरपतवार से फसल को क्या हानि होती है, जो खरपतवार है उससे फसल को क्या हानि हो सकती है, ये आपको समझना है। खरपतवार जल, पोषक, जगह तथा प्रकाश की उपलब्धता के लिए फसली पौधों से स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। जैसे खरपतवार है और ये फसल के साथ उगाते हैं, जैसे फसल के पौधे होते हैं ऐसे खरपतवार के पौधे होते हैं, तो ये एक साथ उगते हैं। तो मिट्टी में जो पोषक तत्व उस फसल को मिलना है वही ये खा लेते हैं, है ना। कहने का मतलब कि जो खरपतवार के पौधे होते हैं और फसल के पौधे होते हैं, ये दोनों ही साथ साथ उगते हैं। तो जैसे किसी क्षेत्र में फसल भी उगी है, खरपतवार भी उगी है, तो जो कुछ मात्रा तो पोषक तत्वों की खरपतवार ले जाती है, जबकि अगर खरपतवार ना होती तो पूरे के पूरे पोषक तत्व किसको मिल जाते, फसल को मिल जाते, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना अपन को। खरपतवार जल, पोषक तत्व, है ना, जगह तथा प्रकाश की उपलब्धता के लिए फसली पौधों से स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार फसलों की कटाई में भी बाधा उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, एक किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया, उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। किसान की अपनी फसल को भंडारण से पूर्व सुखाना भूल जाने से फसल के दानों में नमी अधिक रहेगी, जिससे उनके खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही कीट पीड़कों के आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। जो कीट पीड़क होते हैं वो उस पर क्या कर देते हैं,
आक्रमण कर देते हैं, जैसे कि पाई बताया था ना, गेहूं में जो पाई लग जाती है, किसके कारण लगती है? केवल इसी के कारण कि गेहूं हम सुखाते नहीं हैं, जैसे ही फसल की कटाई हुई सीधे हम क्या कर देते हैं, उसका भंडारण कर देते हैं। तो भंडारण सीधे नहीं करना है, चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं इसमें। तो लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें लगभग है ना, अगला देखते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। चलो देखते हैं। आप इन प्रश्नों को यदि केवल देखना चाहते हैं और लिखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। बाकी यदि आपको इन प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का आंसर समझना है, आप एक बार देख लीजिए। जिस भी प्रश्न का आंसर आपको समझना है, उस प्रश्न का आंसर, उस प्रश्न को आप कमेंट कीजिएगा, है ना। कमेंट बॉक्स में हम वो वाला प्रश्न आपको समझा देंगे, ठीक। नहीं तो ये जो परीक्षा अध्ययन है, ये पूर्णतः अपनी कंप्लीट नहीं हो पाएगी ज़्यादा समय में। कम से कम समय में अपन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना है ना। इसमें देखिए, अब हम आपको इसमें बता देते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बन जाता है आपका, ये चौथा, सिंचाई किसे कहते हैं। और यहाँ पर बन जाता है खरपतवार क्या है, खरपतवार को नियंत्रण करने के उपाय क्या क्या हैं। फिर पीछे की तरफ यदि देखा जाए, कभी कभी खेतों में फसल के साथ साथ कुछ अनावंशनीय कैसे होता है, 1 मिनट, हाँ ये देख सकते हैं आप। ये 5वां प्रश्न कई बार प्रश्न पूछा गया है और इस बार भी आने की संभावना है, क्योंकि 2024 में ये नहीं पूछा गया है। तो खाद और उर्वरक में अंतर, यहाँ पर देखेंगे आप, खेतों में लगातार फसल उगाने से मिट्टी को पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको प्रश्न याद कर लेना है अच्छे से। और यहाँ पर आपको कर लेना है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ करना है आपको 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। इस प्रकार से ये प्रश्न आपको कंप्लीट कर लेने हैं पहले अध्याय के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी लिखे हुए हैं। तो ड्रिप तंत्र को भी आपको अच्छे से पढ़ना है, और एक सीड ड्रिल क्या होता है उसको आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। सीड ड्रिल और ड्रिप तंत्र, है ना, ये आपको अच्छे से याद करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो आज यदि आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है, वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। तो अगले वीडियो में हम अध्याय 2 की तरफ चलेंगे। अध्याय 2 के क्वेश्चन आप समझेंगे।